कहानी की शुरुआत हमारे मुख्य किरदार से होती है, जो अपने एक काम पर जाने से पहले बहुत सावधानी से तैयारी कर रहा होता है। उसकी हर चीज समय के हिसाब से तय होती है, घड़ी ठीक करना हो या अपनी गाड़ी साफ करना। जब वह एक पार्किंग में इंतजार कर रहा होता है, तभी एक घबराई हुई महिला उसके पास आती है। वह कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे आगे जाने के लिए किसी की मदद चाहिए। फ्रैंक शांत स्वभाव में जवाब देता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसे एक जरूरी काम पर जाना है। लेकिन जो एक साधारण मुलाकात लग रही थी, वह अचानक बदल जाती है। महिला एक बंदूक निकालती है और सीधे उसके सिर पर तान देती है और उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। जब महिला फ्रैंक को बंदूक की नोक पर खड़ा रखती है, तभी आसपास से हथियारबंद गुंडों का एक समूह आता है। वे गाड़ी में बैठते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का सिस्टम एक सुरक्षा कोड से लॉक है, इसलिए वे गाड़ी के मालिक को डराने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक साधारण ड्राइवर है। लेकिन ट्रांसपोर्टर ऐसे हालात का आदी होता है। वह अपना कोट उतारता है और अपनी मार्शल आर्ट की कौशल का इस्तेमाल करते हुए गुंडों को एक एक करके काबू करना शुरू कर देता है। इस दौरान महिला उसे धमकी देती रहती है कि अगर वह नहीं रुका तो वह गोली मार देगी। लेकिन पूर्व सैनिक फ्रैंक लड़ाई जारी रखता है और आखिरकार पूरे गैंग को हरा देता है। इसके बाद वह महिला के पास जाता है और उसे एक मौका देने का फैसला करता है। वह उससे कहता है कि अभी तुरंत यहाँ से चली जाए। महिला वहां से भाग जाती है और हमारा नायक फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ता है। फ्रैंक मियामी में स्थित एक स्कूल जाता है, जहां वह समय पर एक बच्चे जैक के बाहर आने का इंतजार करता है। जैक वही बच्चा है जिसे फ्रैंक को लेना है और उसे सुरक्षित घर पहुंचाना है। पहले फ्रैंक अवैध पैकेजों को ले जाने का काम करता था, लेकिन अब वह प्रभावशाली बिलिंग्स परिवार के लिए एक निजी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। जैक के पिता अमेरिकी सरकार के एक बड़े अधिकारी हैं, जो नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में विशेषज्ञ हैं। इस परिवार के साथ काम करते करते फ्रैंक का छोटे जैक के साथ एक खास रिश्ता बन गया है। उनका रिश्ता अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लगभग भाई जैसा हो गया है। रास्ते में जैक को व्यस्त और खुश रखने के लिए फ्रैंक उसे कई पहेलियां पूछने लगता है, ताकि सफर मजेदार बना रहे। जब वे घर पहुंचते हैं और सुरक्षा चौकी पार करते हैं, तो फ्रैंक देखता है कि जैक के माता पिता आपस में जोर जोर से बहस कर रहे हैं। इसलिए वह उस मामले में पड़ने की बजाय जैक का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जैक की मां उनके पास आती है। जैक उत्साहित होकर उनसे आखिरी पहेली हल करने में मदद मांगता है। दोनों मिलकर सही जवाब ढूंढ लेते हैं। इसके बाद ऑड्री अपने बेटे से कहती है कि वह अपने कमरे में चला जाए। फ्रैंक के जाने से पहले वह उसे इस समय के दौरान उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि उसका ड्राइवर के रूप में काम अब खत्म होने वाला था। मार्टिन ने सिर्फ एक एहसान के तौर पर अस्थायी रूप से उनकी मदद करने के लिए हामी भरी थी, लेकिन फ्रैंक के जाने से पहले ऑड्री उससे एक आखिरी मदद मांगती है। अगले दिन उसके बेटे को अपने सालाना मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जाना है। वह इस मौके का फायदा उठाकर उसके जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी तैयार करना चाहती है। फ्रैंक उसे कहता है कि वह चिंता न करे, वह खुद जैक को अस्पताल लेकर जाएगा। हालांकि शाम को उसे एयरपोर्ट भी जाना होगा, क्योंकि उसे अपने एक दोस्त को लेने जाना है। ऑड्री मुस्कुराते हुए उसे फिर से धन्यवाद देती है। ऑड्री मुस्कुराते हुए फ्रैंक को धन्यवाद देती है और कहती है कि वह उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। हंसी मजाक और हल्के इशारों के बीच वह यह भी जताती है कि उसके दिल में फ्रैंक के लिए कुछ भावनाएं हैं। वह बताती है कि उसे तलाक हुए 2 साल हो चुके हैं। हालांकि उसका पूर्व पति कभी कभी घर आता है, लेकिन सिर्फ उससे बहस करने के लिए। उन्हें यह पता नहीं होता कि उनकी पूरी बातचीत दूर से कोई ध्यान से सुन रहा है। घर के सामने एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं के बीच एक छुपा हुआ दिशात्मक माइक्रोफोन लगाया गया होता है। जब फ्रैंक वहां से निकलता है, तो वह अपनी कार के पास से गुजरता है, बिना यह जाने कि कोई उसकी हर बात सुन रहा था। जैसे ही फ्रैंक की कार दूर जाती है, वह आदमी फोन निकालता है और अपने साथी को बताता है कि जैक को सुबह 9 बजे अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके बाद कहानी में एक अपराधी यान से मुलाकात होती है। वह स्विमिंग पूल के किनारे केंडो का अभ्यास कर रहा होता है और अपनी बेहतरीन क्षमता दिखाता है। वह अपने विरोधियों को बिना एक भी चोट खाए हरा देता है। जब उसे यह खबर मिलती है कि ड्राइवर जैक को अस्पताल ले जाएगा, तो वह कुछ लोगों से मिलता है। वे उसे कई अजीब उपकरण दिखाते हैं, यानी उन्हें ध्यान से देखता है और फिर उनमें से एक उपकरण को एक तरह के फ्रीजर में रख देता है। उधर रात के खाने से पहले फ्रैंक को ऑड्री की अचानक मुलाकात होती है। वह उसे लुभाने की कोशिश करती है और उसे बिस्तर के पास घेर लेती है, लेकिन फ्रैंक समझ जाता है कि उसने थोड़ा शराब पी रखी है, इसलिए वह उसे रोक देता है और कहता है कि यह सही समय नहीं है। ऑड्री उसे गले लगाती है और बताती है कि वह बहुत उलझन में है। वह अपने जीवन की परेशानियां उससे साझा करती है। जाने से पहले वह उसके गाल पर एक किस करती है और उसकी बात सुनने के लिए
धन्यवाद देती है। अगली सुबह फ्रैंक समय पर बिलिंग्स के घर पहुंचता है और जैक को लेकर बच्चों के अस्पताल जाता है। जैक इंजेक्शन से बहुत डर रहा होता है। वह फ्रैंक से कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और वह नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। फ्रैंक उसे भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक साधारण मेडिकल जांच है। वह यह भी वादा करता है कि वह कभी किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। जब वे नर्स से बात करते हैं तो जैक देखता है कि वह वही नर्स नहीं है जो आमतौर पर उनके परिवार की देखभाल करती है। नर्स लोला बताती है कि बाकी स्टाफ बीमार हो गए हैं और वे अगले हफ्ते वापस आएंगे। फिलहाल उनकी जगह डॉक्टर टाइबर जिम्मेदारी संभालेंगे और उन्हें तीसरे कमरे में जाना होगा। डॉक्टर से बात करते समय फ्रैंक को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद यह उसके पुराने गुप्त काम की वजह से हो रहा है, इसीलिए वह भरोसा कर लेता है। खासकर जब डॉक्टर जैक को एक कैंडी दे देता है। उसी समय फ्रैंक को उसके दोस्त इंस्पेक्टर टारकोनी का फोन आता है। वह एयरपोर्ट पर तय समय से पहले पहुंच गया है। फोन पर बात करते हुए फ्रैंक देखता है कि अस्पताल के अंदर कुछ लोग अजीब तरह से हरकत कर रहे हैं। एक कमरे से खून बाहर बहता हुआ दिखाई देता है। फ्रैंक तुरंत उस कमरे में घुस जाता है और वहां मौजूद लोगों से कहता है कि वे बाद में आएंगे क्योंकि अभी एक समस्या हो गई है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। अचानक उनमें से एक आदमी जैक को एक अजीब पदार्थ का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। फ्रैंक तुरंत उसे रोक देता है और जैक को वेंटिलेशन डक्ट के पास सुरक्षित कर देता है। दोनों हमलावर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन अनुभवी फ्रैंक खुद को छुड़ा लेता है और कुछ ही चालों में दोनों को बेहोश कर देता है। फिर वह नकली सहायक अचानक मार्टिन पर हमला कर देती है। उसके पास 2 संशोधित पिस्तौल होती हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से गोली चलाती हैं। मार्टिन दरवाजे के पीछे छिपकर खुद को बचाता है और पास के एक कमरे में घुस जाता है। वहां से वह पेट्रोल का एक टैंक उठाकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वह एक ज्वलनशील बोतल से लैंप तोड़ देता है, जिससे चिंगारियां निकलती हैं और पेट्रोल के टैंक में आग लग जाती है। लोला तुरंत खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मार्टिन बच्चे के साथ वहां से भाग निकलता है। जब वे गाड़ी में बैठते हैं तो यान की प्रेमिका उन पर अपनी पूरी ताकत से गोलीबारी करने लगती है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि एक भी गोली गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह बुलेट प्रूफ होती है। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है और उसे हथियार डालने का आदेश देती है, लेकिन लोला तुरंत अपने प्रेमी को फोन करके बताती है कि फ्रैंक बच्चे के साथ भाग गया है, इसलिए अब वे प्लान बी शुरू करेंगे। इसके बाद वह अपने हथियार दोबारा लोड करती है और पुलिस वालों पर अचानक गोलियां चला देती है, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलता। जब फ्रैंक बिलिंग्स परिवार के घर पहुंचता है तभी उसे यान का फोन आता है। यान उसे बताता है कि उसकी गाड़ी में एक बम लगा हुआ है जो इतना ताकतवर है कि पूरी इमारत को उड़ा सकता है। उसके आदमियों में से एक ने यह बम उस समय लगाया था जब वह बच्चों के अस्पताल में था। यान कहता है कि जिस तरह फ्रैंक बच्चे के साथ भागा, उससे साफ हो गया कि वह कोई साधारण ड्राइवर नहीं है। उसी समय लोला एक पुलिस गाड़ी में वहां पहुंचती है और फ्रैंक को अंदर आने के लिए कहती है। वह दोनों पर बंदूक तान देती है ताकि वे भाग न सकें और फ्रैंक से इंजन चालू करने को कहती है। बेबस होकर फ्रैंक गाड़ी स्टार्ट करता है। इस दौरान जैक की मां यह सब होते हुए देखती रहती है। तभी 2 पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन लोला उन्हें भी अपनी पिस्तौल से मार गिराती है। फ्रैंक तुरंत तेजी से गाड़ी भगाता है और गाड़ी मियामी की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। पुलिस से बचने के लिए वे कई गलियों से गुजरते हैं। लोला घबराकर फ्रैंक से चिल्लाकर कहती है कि वह बाईं तरफ मुड़े, लेकिन फ्रैंक अपने अनुभव के साथ उल्टा दाईं तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि अगर वे बाईं तरफ जाते तो पुलिस पहले ही उन्हें पकड़ लेती। उसकी खतरनाक ड्राइविंग की वजह से कई पुलिस गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। आखिर में फ्रैंक एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग में गाड़ी ले जाता है और एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी इमारत तक पहुंचने की कोशिश करता है। तेज टक्कर से कई लोहे की रॉड टूट जाती हैं, लेकिन वही रॉड गाड़ी को गिरने से पहले रोक भी देती है। उन्हें लगता है कि अब वे बच गए हैं। लोला व्यंग्य करते हुए फ्रैंक की ड्राइविंग स्किल की तारीफ करती है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी उनके ऊपर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। बिना देर किए लोला अपने हथियार उठाती है और हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगती है। जैसे वह किसी गैस सिलेंडर पर गोली चला रही हो, वैसे ही वह हेलीकॉप्टर को निशाना बनाती है और वह हवा में ही धमाके के साथ फट जाता है। अपहरण के कुछ ही मिनट बाद कई पुलिस गाड़ियां, जांच दल और फेडरल एजेंट राष्ट्रीय एंटी ड्रग्स डायरेक्टर के घर पहुंचते हैं। एक डिटेक्टिव बताता है कि मजबूत शक है कि उनका ड्राइवर इस हमले में शामिल हो सकता है। ऑन्ड्री तुरंत कहती है कि यह असंभव है। मार्टिन पूरी तरह भरोसेमंद है और वह कभी उसके बेटे को खतरे में नहीं डालेगा। यह सुनकर उसका पूर्व पति गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि वह आदमी सिर्फ 1 महीने से उनके साथ काम कर रहा है। इतने समय में वह अंदर से ही अपहरण की योजना बना सकता था और बच्चे के करीब रहकर बिना शक पैदा किए ये सब कर सकता था। वह सीधे सीधे नहीं कहता, लेकिन इस बात के लिए ऑन्ड्री को ही दोष देता है
कि उसने एक अजनबी पर भरोसा किया। तभी डिटेक्टिव बताता है कि मार्टिन कोई साधारण ड्राइवर नहीं है। जब उन्होंने उसका रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि वह पहले स्पेशल फोर्स में था। 5 साल तक उसने एक कमांडो यूनिट का नेतृत्व किया था जो दुश्मनों को ढूंढने, पकड़ने और खत्म करने में माहिर थी। उसकी प्रोफाइल बताती है कि वह तेज, चुपचाप और घातक तरीके से काम करने के लिए प्रशिक्षित है। आसान शब्दों में डिटेक्टिव के अनुसार फ्रैंक एक प्रोफेशनल शिकारी जैसा है जो चुपचाप घुस सकता है, गायब हो सकता है और अचानक हमला कर सकता है। दूसरी तरफ हमारा नायक उस अपराधी से मिलता है जिसने अपने कई हथियारबंद आदमियों से उसे घेर रखा होता है। वे हर हरकत पर नजर रख रहे होते हैं। यान जैक के पिता को फोन करता है और $5 मिलियन की फिरौती मांगता है। पैसे $100 के नोटों में होने चाहिए और उन्हें वाटरप्रूफ ब्रीफकेस में रखना होगा। उसे खुद पार्क में आकर नीले रंग की गाड़ी में पैसे रखना होगा। जैक के पिता कहते हैं कि यह बहुत बड़ी रकम है। अपराधी जवाब देता है कि वह उसे जानता है। जिस दिन उसे उसकी सरकारी नौकरी मिली थी उसकी कीमत अरबों डॉलर से ज्यादा थी, इसीलिए उसके लिए 5 मिलियन कुछ भी नहीं है। वह चेतावनी देता है कि अगर वे 10 मिनट से ज्यादा देर करेंगे तो वह उनके बेटे को मांस के टुकड़े की तरह उनके घर भेज देगा। उनके पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं। यान कुछ बातें फ्रैंक से करता है और उसे वहां से जाने का आदेश देता है। जब फ्रैंक अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है तो पानी के एक गड्ढे में पड़े प्रतिबिंब से उसे बम दिखाई देता है। लोला डेटोनेटर निकालती है लेकिन उसका प्रेमी उसे रुकने के लिए कहता है। वे चाहते हैं कि धमाका उनसे दूर हो ताकि वे उसकी लहर से बच सकें। फ्रैंक एक खतरनाक योजना बनाता है। वह पूरी गति से गाड़ी दौड़ाता है और रास्ते में पड़े मलबे का इस्तेमाल करके एक खतरनाक छलांग लगाता है। बहुत सटीक तरीके से वह क्रेन के हुक से बम को गाड़ी से अलग कर देता है। जोरदार धमाका सुनकर अपराधियों को लगता है कि वह मर चुका है, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। फ्रैंक तुरंत परिवार को फोन करता है लेकिन जैक के पिता उस पर ही अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। तभी डिटेक्टिव फोन छीन लेता है। फ्रैंक बताता है कि अपहरणकर्ता उत्तर दिशा में 3 नावों के साथ जा रहे हैं और उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करना चाहिए। लेकिन पुलिस को लगता है कि यह जाल हो सकता है, इसलिए वे उल्टा फ्रैंक को ही ढूंढने निकलते हैं। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक छोड़ा हुआ फोन मिलता है जो एक बच्चे की तिपहिया साइकिल पर रखा होता है। उधर टारकोनी अपने दोस्त के घर पर कुकीज बना रहा होता है। तभी फ्रैंक उसे फोन करके तुरंत घर से बाहर निकलने को कहता है। उसी समय एक स्पेशल पुलिस यूनिट वहां पहुंचती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। वे टारकोनी को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक ऑन्ड्री को फोन करता है। वह उससे कहता है कि ऐसे बात करे जैसे वह किसी दोस्त से बात कर रही हो। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसका अपराधियों से कोई संबंध नहीं है। फ्रैंक को लगता है कि फिरौती का पैसा सिर्फ एक बहाना है और अपहरणकर्ताओं का असली मकसद कुछ और है। फ्रैंक ऑन्ड्री से कहता है कि जब वह जैक को बच्चों के अस्पताल लेकर गया था तब तक अपहरणकर्ताओं ने असली मेडिकल स्टाफ को मारकर उनकी जगह ले ली थी। उनके पास एक इंजेक्शन था जिसमें कोई अजीब सा तरल पदार्थ था। वे जैक को वही इंजेक्शन लगाने वाले थे लेकिन फ्रैंक ने समय रहते उन्हें रोक दिया। लिफ्ट में जाने से पहले फ्रैंक ने जैक से वादा किया था कि वह उसे किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देगा और वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा क्योंकि यह उसके नियमों में से एक है। इसके बाद फ्रैंक बच्चों के अस्पताल वाली बिल्डिंग में पहुंचता है और चुपचाप सुरक्षा व्यवस्था को पार कर जाता है। वह निगरानी कैमरों तक पहुंचता है और रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसे वह पल मिल जाता है जब अपहरणकर्ता बिल्डिंग में घुसे थे। वह उसकी एक कॉपी सेव कर लेता है और बिना पकड़े आगे बढ़ जाता है। अस्पताल के कमरे में वह तलाश करता है और अचानक उसे फर्नीचर के नीचे वही इंजेक्शन मिल जाता है। तभी एक जांच अधिकारी उसे देख लेता है और उस पर बंदूक तान देता है और अपने साथियों को बुलाता है। मार्टिन तेजी से हरकत करता है। एजेंट उस पर गोली चलाता है लेकिन निशाना चूक जाता है और गोली सीधे इंजेक्शन पर लगती है। फ्रैंक एजेंटों को काबू कर लेता है और वहां से निकल जाता है। बाहर आकर वह अपने दोस्त टारकोनी को फोन करता है और पूरी स्थिति बताता है। टारकोनी बताता है कि पुलिस तब शांत हुई जब उन्हें पता चला कि वह फ्रांस का इंस्पेक्टर है। यहां तक कि उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन की रसोई में भी बुला लिया था। फ्रैंक उसे वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है और कहता है कि वह उसमें दिख रहे एक आदमी का रिकॉर्ड ढूंढे। टारकोनी कंप्यूटर पर खोज करता है और उस आदमी की जानकारी मिल जाती है। उसका नाम दिमित्री है। वह रूस का एक वायरस वैज्ञानिक है और साइबेरिया की सरकारी जैविक हथियार प्रयोगशाला में काम कर चुका है। उसका पता है क्वीन स्ट्रीट नंबर 11। फ्रैंक वहां पहुंचता है और अचानक दिमित्री को पकड़ लेता है। रूसी वैज्ञानिक उस पर गोली चलाता है और भागने के लिए बाहर की सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और शॉर्टकट लेकर उसके करीब पहुंच जाता है। जब दिमित्री समझता है कि वह पकड़ा जाएगा तो वह एक नाव चुरा लेता है और भागने की कोशिश करता है। फ्रैंक भी नाव पर चढ़ जाता है, उसका गला पकड़ता है
और उससे पूछता है कि इंजेक्शन में क्या था, लेकिन दिमित्री जवाब देने से मना कर देता है। तब फ्रैंक उसकी टांग में वही इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि इसमें वही पदार्थ है। ये सुनकर दिमित्री गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता उसने अभी क्या कर दिया है। वह नाव से उतरता है और ड्राइवर की बेल्ट लेकर अपने पैर पर कसकर बांधता है ताकि इंजेक्शन का असर कम हो सके। फ्रैंक उसे थोड़ी दूरी तक जाने देता है और फिर चुपचाप उसका पीछा करता है। उधर पुलिस को पता चलता है कि कोई भी फिरौती लेने नहीं आया है। ऑड्री कहती है कि यह सिर्फ अपहरण नहीं है, अपहरणकर्ताओं का कोई और मकसद है, शायद उसके पति के एंटी ड्रग्स वाले काम की वजह से। लेकिन जेफ उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि एजेंटों को अपना काम करने दे। ऑड्री गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वे कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ फ्रैंक ही है जो उनके बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी समय एजेंटों को जैक का पता चल जाता है। वे उस जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्चा एक बंद वैन में बंद है। उस वैन के अंदर एक कैमरा लगा होता है जिसे अपराधी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक रूसी वैज्ञानिक का पीछा करते हुए एक औद्योगिक परिसर तक पहुंचता है। अंदर जाकर वह देखता है कि कई लोग बेड पर पड़े हैं और अजीब मशीनों से जुड़े हुए हैं, जैसे उन पर खतरनाक वायरस के प्रयोग किए जा रहे हों। तभी एक बड़ा गार्ड उसे देख लेता है और जोर से हमला करता है। वह फ्रैंक को खिड़की से बाहर फेंक देता है, फिर उसे लात मारकर उठाता है। फ्रैंक अपने मुक्कों से उसके चेहरे पर हमला करता है, लेकिन उसके वार इतने ताकतवर नहीं होते कि उस विशाल आदमी को गिरा सके। वह विशाल गार्ड उसे जोर से फेंक देता है और उसे नाव से कुचलने की कोशिश करता है। फ्रैंक किसी तरह बच जाता है और दूसरी नाव में कूदकर उस पर कई बार हमला करता है। जब उसे लगता है कि नाव पलटने वाली है तो वह उस विशाल आदमी को खिड़की में फंसा देता है, जिससे वह नीचे जमीन से टकराकर कुचल जाता है। उधर रूसी वैज्ञानिक दिमित्री एंटीडोट का इंजेक्शन लेने ही वाला होता है, तभी फ्रैंक वहां पहुंच जाता है। फ्रैंक बताता है कि वह किसी वायरस से संक्रमित नहीं हुआ है, उसने सिर्फ दिमित्री को धोखा देने के लिए ऐसा किया था ताकि एंटीडोट मिल सके। गुस्से में दिमित्री उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक गोली से बच जाता है और बंदूक के हिस्से से उसे बेहोश कर देता है। लेकिन उसी मौके का फायदा उठाकर वैज्ञानिक फिर से भाग निकलता है, लेकिन अनुभवी फ्रैंक समय रहते उसे रोक देता है। वह अपनी बंदूक फिर से लोड करता है और उससे इंजेक्शन के बारे में पूछता है। वैज्ञानिक बताता है कि पीले रंग का इंजेक्शन एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसे जैविक हथियार के रूप में बनाया गया है। इसे खास तौर पर बड़े सरकारी अधिकारियों को बिना कोई सबूत छोड़े मारने के लिए बनाया गया है। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, ये छूने से भी फैल सकता है और हवा के जरिए भी। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते। इस वजह से संक्रमित व्यक्ति बिना जाने ही दूसरों को संक्रमित कर सकता है। शुरुआती लक्षण आने से पहले ही ये वायरस फैलने लगता है। ये वायरस इबोला वायरस की संरचना पर आधारित है, लेकिन इसे जेनेटिक तरीके से बदलकर और ज्यादा खतरनाक और छिपा हुआ बना दिया गया है। इसे खास तौर पर गुप्त हत्या के हथियार के रूप में बनाया गया है। वैज्ञानिक बताता है कि फ्रैंक के हाथ में जो इंजेक्शन है वही इसका एकमात्र इलाज है और पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 2 ही एंटीडोट मौजूद हैं। अपनी जान बचाने के लिए वैज्ञानिक एंटीडोट खिड़की से बाहर फेंक देता है। फ्रैंक बिना सोचे तुरंत छलांग लगाता है और उनमें से एक एंटीडोट बचा लेता है। अगली सुबह जैक में बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यह सिर्फ हल्का संक्रमण है और अपहरण के तनाव की वजह से हुआ है। वह उसे कुछ गोलियां देता है ताकि वह आराम कर सके। जब वे अकेले होते हैं तो जेफ अपनी पूर्व पत्नी से माफी मांगता है कि उसने अपने बेटे के मामले में उसे दोषी ठहराया। वह कहता है कि इस घटना से उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। उसी समय उसका एक साथी दरवाजा खटखटाता है और बताता है कि देर हो रही है। दरअसल जेफ को एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में जाना है, जहां कई बड़े अधिकारी और राजनयिक मौजूद होंगे। जाने से पहले वह कहता है कि कई एजेंट घर पर ही रहेंगे ताकि उनकी सुरक्षा कर सकें। कुछ ही मिनट बाद फ्रैंक चुपचाप सुरक्षा को पार करते हुए घर में आ जाता है। वह ऑड्री से चुप रहने को कहता है और बताता है कि जैक को एक बहुत ही खतरनाक और संक्रामक वायरस का इंजेक्शन लगाया गया है। जो भी लोग जैक के संपर्क में आए हैं वे अब इस वायरस के वाहक बन चुके हैं। जब फ्रैंक एंटीडोट तैयार कर रहा होता है तो वह बताता है कि जैक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। असली निशाना उसके पिता हैं। अपराधियों का मकसद पूरी एंटी ड्रग एजेंसी को संक्रमित करना है। वह ऑड्री से कहता है कि तुरंत अपने पूर्व पति को फोन करे और उसे सम्मेलन में जाने से रोके। फ्रैंक कहता है कि वह खुद अपराधियों को ढूंढने जाएगा ताकि बाकी एंटीडोट हासिल कर सके। वह वादा करता है कि एंटीडोट मिलते ही वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है एजेंटों को घर का एक दरवाजा टूटा हुआ मिलता है और अलार्म बंद पाया जाता है। वे कमरे को घेर लेते हैं और फ्रैंक को गोली मारने की धमकी देते हैं। फ्रैंक तुरंत पलटकर हमला करता है और कुछ ही सटीक चालों में सभी एजेंटों को काबू कर लेता है, फिर उन्हें उनके ही हथकड़ियों से बांध देता है। उधर सम्मेलन शुरू होने से कुछ मिनट पहले
ऑन्ड्री जेफ को फोन करती है और बताती है कि वह एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुका है। वह समझाती है कि जैक का अपहरण इसलिए किया गया था ताकि उसे वायरस का इंजेक्शन लगाया जा सके। इसलिए अपराधियों ने फिरौती का पैसा लेने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन जिस जगह जेफ खड़ा होता है वहां नेटवर्क में दिक्कत होती है, इसलिए वह ऑन्ड्री की बात ठीक से सुन नहीं पाता। वह फोन काट देता है और मंच पर जाकर अपना भाषण शुरू कर देता है। सम्मेलन खत्म होते ही जेफ और वहां मौजूद कई अधिकारी अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ जैक की हालत में सुधार होने लगता है और वह होश में आ जाता है, लेकिन ऑन्ड्री की हालत बिगड़ने लगती है। वह बेहोश होकर सुरक्षा गार्डों के सामने ही जमीन पर गिर जाती है। उधर फ्रैंक अपने दोस्त टारकोनी को फोन करता है और उसे फिर से कंप्यूटर पर बैठने को कहता है। वह उसे यान की प्रोफाइल भेजता है और टारकोनी डेटाबेस में उसकी जानकारी ढूंढने लगता है। यान एक बहुत खतरनाक आदमी है। वह किसी के लिए भी काम करता है जो परेशानी पैदा करना चाहता हो। वह जिनेवा में मंत्रियों के अपहरण में भी शामिल रह चुका है। टारकोनी जब उसका पता फ्रैंक को भेज रहा होता है, तभी इलाके में गश्त कर रहे कुछ पुलिस वाले फ्रैंक की गाड़ी ढूंढ लेते हैं। समय बर्बाद किए बिना फ्रैंक एक टैक्सी चुरा लेता है और उस पते की ओर निकल जाता है। वह उस जगह पहुंचकर चुपके से अंदर घुस जाता है। जैसे ही गार्ड उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं, वह एक संकरी जगह से अंदर निकल जाता है। वे सभी गैरेज की तरफ जाते हैं और फ्रैंक अचानक उन पर हमला कर देता है। बाकी लोग भी आ जाते हैं और तलवारें और कुल्हाड़ियां निकाल लेते हैं। वे उसे घेर लेते हैं, लेकिन फ्रैंक आसपास की चीजों का इस्तेमाल करते हुए उनका मुकाबला करता है। वह कलाबाजियां करता हुआ एक एक करके सबको हरा देता है, बिना एक भी चोट खाए। उसकी ताकत देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और पहले हमला करने से हिचकने लगते हैं। एक पाइप लेकर फ्रैंक दूर से ही उनके हमलों को रोकता है और हर वार को सटीक तरीके से ब्लॉक करता है। अपने तेज और अनपेक्षित मूव्स से उन्हें शर्मिंदा करने के बाद वह उन्हें कूड़ेदान में फेंक देता है और अंदर बंद कर देता है। जैसे ही वह दरवाजा पार करता है, कुछ गार्ड उसके सिर पर बंदूक तान देते हैं। उन्हें भ्रमित करने के लिए फ्रैंक अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है और एक ही चाल में दोनों को निहत्था कर देता है। फिर वह एक पाइप पकड़कर बाकी गुंडों से लड़ता है। वह उन्हें चालाकी से पाइप में उलझा देता है और लीवर दबाकर उन्हें ऐसे बांध देता है जैसे वे मकड़ी के जाले में फंसे कीड़े हों। आखिरकार फ्रैंक अपने असली लक्ष्य तक पहुंच जाता है। वह आदमी मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने अभी अभी आखिरी एंटीडोट खुद को इंजेक्शन लगा लिया है। वह कहता है कि अगर फ्रैंक उसे अभी मार देगा तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर उसे एंटीडोट चाहिए तो उसे उसके खून से ही निकालना पड़ेगा। गुस्से को काबू में रखते हुए फ्रैंक उससे पूछता है कि वह किसके लिए काम कर रहा है। अपराधी ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि वह किसी के प्रति वफादार नहीं है। वह हमेशा उसी के लिए काम करता है जो ज्यादा पैसे देता है। इस बार उसे कोलंबिया के ड्रग कार्टेल्स ने पैसे दिए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एंटी ड्रग एजेंसी के मुख्य अधिकारियों को खत्म करना चाहते हैं। वह कहता है कि यह सब उसने सिर्फ काम के लिए किया है, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। उसी समय लोला कमरे में घुसती है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देता है। यान उसे देखकर भरोसे से वहां से चला जाता है, जैसे अब सब कुछ लोला संभाल लेगी। फ्रैंक उससे पूछता है कि उसे इसके बदले कितने पैसे मिलते हैं। लोला जवाब देती है कि उसे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह यह सब सिर्फ अपने मजे के लिए करती है। तुरंत ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लोला बहुत तेजी और खतरनाक अंदाज में हमला करती है। वह कमरे की चीजों का इस्तेमाल करते हुए ऊंचाई पर चढ़ जाती है और लंबी पर्दों से लटक कर तेजी से हमला करने लगती है। उसका स्टाइल तेज और कलाबाजी वाला है, लेकिन वही उसकी गलती बन जाती है। जब वह ऊपर से कूदकर फ्रैंक पर हमला करने की कोशिश करती है, तो फ्रैंक उसका अंदाजा पहले ही लगा लेता है। वह उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे लोला पीछे उछलकर एक लोहे की नुकीली संरचना से टकरा जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर यान हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करने का फैसला करता है। वह एक स्पोर्ट्स कार चुरा लेता है और तेज रफ्तार से दौड़ पड़ता है, यहाँ तक कि पुलिस की पीछा करने वाली गाड़ियों को भी पीछे छोड़ देता है। जब वह पुलिस की गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है, तो ऐसा लगता है जैसे वे खड़ी हों। एयरपोर्ट पहुंचकर फ्रैंक देखता है कि अपराधी अभी अभी एक प्राइवेट प्लेन में चढ़ा है, जो कोलंबिया जाने वाला है। जैसे ही विमान रनवे से उड़ान भरना शुरू करता है, ट्रांसपोर्टर आखिरी सेकंड में पहुंच जाता है और एक खतरनाक छलांग लगाकर विमान के लैंडिंग गियर को पकड़ लेता है। जब जेट समुद्र के ऊपर उड़ रहा होता है, तब वह नीचे के हिस्से से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वह तुरंत को पायलट को काबू में कर देता है, इससे पहले कि वह कुछ कर सके। जब वह अपराधी के पास पहुंचता है, तो वह बंदूक निकालकर उसे बैठने को कहता है, जैसे कि वह उससे बात करना चाहता हो। वह अपनी ड्रिंक उसकी ओर सरकाता है और कहता है कि एक घूंट पी लो, लेकिन फ्रैंक हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। वह मौका पाकर मेज को धक्का देता है और जल्दी से उसे निहत्था कर देता है। लड़ाई के दौरान
पायलट को गोली लग जाती है और विमान का नियंत्रण खो जाता है। इसके बावजूद दोनों लड़ते रहते हैं और विमान के अंदर इधर उधर टकराते रहते हैं, जबकि विमान हिलने लगता है। जब विमान समुद्र की ओर तेजी से गिरने लगता है, तभी फ्रैंक अपने दुश्मन को काबू में कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। अचानक विमान पानी से टकरा जाता है, लेकिन फ्रैंक मलबे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपराधी को भी जिंदा रखता है, जब तक कि रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अस्पताल पहुंचता है। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता होता है और वह ऑन्ड्रे से मिलने आया होता है। लेकिन जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी फैमिली शांति से उसके साथ बैठी बात कर रही है। कुछ पल सोचने के बाद वह बिना उन्हें परेशान किए वापस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वह एक नर्स से कहता है कि ये फूल उसकी तरफ से ऑन्ड्रे को दे दे। इसके बाद वह अपने पुराने दोस्त से मिलता है और उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। विदा लेने से पहले वह उसे एक छोटा सा तोहफा देता है, अपनी दोस्ती के लिए धन्यवाद के रूप में। वह कहता है कि अगली बार जब वह शहर आएगा तो वे सबसे पहले शहर के सभी समुद्र तटों पर घूमेंगे। जब फ्रैंक अपनी कार में बैठता है, तभी उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर एक आदमी उसे एक नया काम ऑफर करता है, एक गुप्त ट्रांसपोर्टर के रूप में। फ्रैंक ज्यादा सोचे बिना यह ऑफर स्वीकार कर लेता है और मिलने का समय तय करता है, ताकि काम की शर्तों पर बात हो सके। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। और याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, इससे मेरा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।